हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख रहे हो 2 क्वेश्चन है, ठीक है? ये बेसिकली जो अभी-अभी आरपीएससी का असिस्टेंट एग्ज़ाम लगा है, उसका पेपर सेकंड में ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? ये हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन्स को देखो ज़रा कौन-सा टॉपिक होना चाहिए इस लेक्चर में, आपको रहेगा। तो बेसिकली आज हम एक छोटा-सा टॉपिक लेने वाले हैं और आप देखो इस पूछा क्या है बोल के, इन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन-सा जो पेयर है वो आइसोलोबल नहीं है और यहाँ इन्होंने पूछा है कि सीएच का आइसोलोबल कौन-सा है, ठीक है? यानी कि जो हमारा टॉपिक है ना, वो आज का टॉपिक यही है कि हम कैसे पहचानें कि कौन-कौन से फ्रेगमेंट आपस में आइसोलोबल होते हैं, ठीक है? इसी तरह से 2 क्वेश्चन और हैं देखो यहाँ पर, गेट 2006 से है, गेट 2001 से है। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि ये जो सीओ कोबाल्ट का जो टेट्राकार्बोनिल है, उसका आइसोलोबल कौन-सा है? और यहाँ अलग तरह का इन्होंने दिया है कि भई ये आपका एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये मतलब हाँ, मतलब इन्होंने कहा है कि जो ए-बी-सी-डी 4 ऑप्शन में जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस के फ़ॉर्मूले और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का, तो उनमें से सीएच के साथ आइसोलोबल कौन-सा है? यानी कि हमें जो आपके ऑर्गनोमेटलिक फ्रेगमेंट हैं, उनमें ये पहचानना आना चाहिए कि आइसोलोबल फ्रेगमेंट कौन से होते हैं, कौन से नहीं और आइसोलोबल फ्रेगमेंट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप समझ गए हमारा हेडिंग क्या होने वाला है बोल कर के, हेडिंग यही होने वाला है, आप फटाफट से लगा लो। आइसोलोबल आइसो आइसोलोबल एनालॉजी। आइसोलोबल एनालॉजी ये हमारा हेडिंग हो गया, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा-सा ओके, डिजिटल बोर्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टाइप का डिजिटल बोर्ड है ये, सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड है इस दुनिया का। बाकी सारे डिजिटल बोर्ड इससे महँगे ही है। ओके, तो ये जो दोनों क्वेश्चन्स हैं ना, इनको तो हम बाद में सोल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं है, ना? हम सीधा यहाँ भी लगा देते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है? इतनी बातें हो गई? ओके। अब हम बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आइसोलोबल फ्रेगमेंट होते क्या हैं बोल करके, आइसोलोबल एनालॉजी क्या है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो एक टर्म देने वाला हूँ ना, ठीक है? वो मैं क्या देने वाला हूँ, ज़रा आप समझ लो बात को। पहली बात तो हम यहाँ पर एक कंपैरिज़न करने वाले हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सबसे पहले एक टर्म देता हूँ, एक मेरी मतलब मेरी तरफ से जो डेफिनिशन है वो मैं आपको दे देता हूँ आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स की, ठीक है? तो आप फटाफट से वो जो डेफिनिशन है छोटी-सी वो आप लिख सकते हो और वो आप लिख लो इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट फ्रेगमेंट्स आर ये टेढ़ा क्यों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट fragments are isolable to each other। मेरा कहने का मतलब है कि एक आपका मेन ग्रुप के एलिमेंट देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेन ग्रुप एलिमेंट्स का जो फ्रेगमेंट है ना, मेन ग्रुप आप समझ गए, पी ब्लॉक वाले आपके कार्बन नाइट्रोजन बोर ये सब, ठीक है ना? इनके फ्रेगमेंट के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपका जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का फ्रेगमेंट, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का फ्रेगमेंट यानी कि एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का एक पार्ट उसका फ्रेगमेंट, ठीक है? उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हम आइसोलोबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। अब सुन लो, इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट फ्रेगमेंट यानी कि यदि आपका ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का जो फ्रेगमेंट है वो यदि किसी मेन ग्रुप एलिमेंट का कोई फ्रेगमेंट हो या मेन ग्रुप कंपाउंड का कोई फ्रेगमेंट हो, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। बात आपको समझ में आ गई? अभी भी आपको हो सकता है नहीं आई हो। इसके लिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूँगा, फिर मैं आपको एक इसकी सीधी ट्रिक बता दूँगा, उससे आप पकड़ लोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये देखो, ये डेफिनेशन ली है हमने किससे? आपके हाउसक्राफ्ट से और ये डेफिनेशन बहुत ही सीधी है, बहुत ही सच्ची है। ये डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसमें देख लो कि
हाँ, आप इसमें देखो कि इन्होंने आइसोलोबल किसको बताया है, इस डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ। टू क्लस्टर फ्रेगमेंट्स, 2 क्लस्टर फ्रेगमेंट यानी कि मेटल क्लस्टर की बात करिए इसने, आप चिंता मत करना। मेटल क्लस्टर का फ्रेगमेंट यानी कि उसका एक मेटल क्लस्टर का एक पार्ट, ठीक है? आर आइसोलोबल, आइसोलोबल होंगे इफ दे पजेस द सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे बात पकड़ में आ गई। फ्रंटियर ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, यानी कि उनके जो फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल आप जानते हो कौन से होते हैं? एक जिनको होमो बोलते हैं वो, और एक जिनको लूमो बोलते हैं वो। ये आपके फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब आइसोलोबल एनालॉजी कहीं ना कहीं आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल से जुड़ी है, लेकिन हमें उस वे में जाकर के उसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने ये समझ लिया कि आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनके उनके जो आपके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, होमो और लूमो, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना वो सेम होने चाहिए। यदि दो फ्रेगमेंट के फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम हैं तो वो आइसोलोबल होंगे। अब कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए देख लो। उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। उनमें जो क्लस्टर बॉन्डिंग के लिए जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो भी सेम होने चाहिए, और उनकी अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है हाउसक्राफ्ट की, जो कह रही है कि यदि दो आपके क्लस्टर फ्रेगमेंट हैं और उनके जो आपके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं उनकी यदि सेम सिमेट्री है, सेम एनर्जी है, और उनमें क्लस्टर बॉन्डिंग के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, तो वो दोनों फ्रेगमेंट एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसका जो आइसोलोबल का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बेसिकली होफमैन ने दिया था। मैं आपको बता दूं किसने दिया था, होफमैन ने दिया था। होफमैन की खुद की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, जो लिखी है जेई हुई में, जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जेई हुई, उसकी डेफिनेशन आपके सामने है। इसने कहा है मोलिकुलर फ्रेगमेंट्स टू बी आइसोलोबल। ये कह रहा है मोलिकुलर फ्रेगमेंट्स आइसोलोबल होंगे इफ द नंबर, यदि उनका जो नंबर है वो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट आइसोलोबल होंगे इफ नंबर, सिमेट्री प्रॉपर्टी, अप्रोक्सीमेट एनर्जी एंड शेप ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर सिमिलर। ये कहा है दो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट आइसोलोबल होंगे यदि उनमें आप समझो उनकी सिमेट्री प्रॉपर्टी, उनका नंबर, उनकी अप्रोक्सीमेट एनर्जी, उनके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की शेप, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर इन्होंने कहा, आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा 100% सेम होने की जरूरत नहीं है, सिमिलर होने से काम चलेगा। सिमिलर टाइप का होने से काम चलेगा, इन्होंने ये कहा है। वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोलोबल। अब हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं, ठीक है? तो डेफिनेशन यदि समझ में नहीं आई है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक हाउसक्राफ्ट और एक हुई की डेफिनेशन है, अभी भी नहीं समझ में आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी समझ में आएगी तो आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो अलग है। हमारी कहानी है वो अलग है। अब मैं आपको आइसोलोबल का जो देसी तरीका है उसको पहचानने का, वो मैं आपको फटाफट बता करके खत्म करता हूँ, ठीक है? ओके। अब मेरे को एक बात आप समझाओ, ठीक है? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है? मेन ग्रुप एलिमेंट के जो फ्रेगमेंट्स हैं या उनके जो मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी आप कैसे देखते हो? ऑक्टेट रूल से, कि भाई ऑक्टेट रूल पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आई ना? यहीं पे आप ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में आ जाओ। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी आप किससे देखते हो? 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपका ऑक्टेट रूल, और इधर ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के लिए आपका आपका कौन सा रूल जरा बताना? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इन दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो अब आप लोग लिख लो फटाफट से कि आपका कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन आपका ऑक्टेट रूल एंड आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये लो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उसके बीच में कंपैरिजन। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि NS2 NP6 कंप्लीटली फिल होना चाहिए, वो आपका क्या होगा? स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है? ये कहता है N-1d, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और NS2 और NP6 आपके फुलफिल होने चाहिए। यस,
ये दोनों रूल में स्टेबिलिटी का यही मापदंड है, यही आपका स्टेबिलिटी को पहचानने का तरीका है। ऑक्टेट रूल का मतलब ये फुलफिल होना चाहिए सेंट्रल एटम का, और ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री में सेंट्रल एटम का ये फुलफिल होना चाहिए, वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इतनी बात हो गई, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है भाई, जरा बताना। इन दोनों में अंतर है ये 10 डी इलेक्ट्रॉन का, इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं है ना? इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और वो होगा स्टेबल, और यदि आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो यदि कोई कंपाउंड कर रहा है तो उसमें होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन उसके सेंट्रल मेटल एटम में, और वो फॉलो करेगा आपका कौन सा, मैं आपको बता दूं, वो हाँ 18 इलेक्ट्रॉन, और वो होगा स्टेबल। तो भाई ये स्टेबल की निशानी, ये भी आपका स्टेबल है और आपका ये भी स्टेबल। बात आपको समझ में आ गई ना? ओके, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। 8 इलेक्ट्रॉन वाला और 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिमिलर है। इनके जो फ्रंटियर ऑर्बिटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए दोनों स्टेबल हैं, और इन दोनों के बीच में होगा आइसोलोबल का रिलेशनशिप। आइसोलोबल का रिलेशनशिप यानी कि आपके मेन ग्रुप कोई एलिमेंट का फ्रेगमेंट है, उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, और ओएमसी वाले में यदि 18 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम में, तो वो दोनों फ्रेगमेंट एक दूसरे के होंगे आइसोलोबल। बात को समझ लो, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया आपका। अच्छा ठीक है। चलो इसको और देख लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप मुझे बताओ CH4 में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? है ना? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे काउंट करोगे? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस हाइड्रोजन के 4 हो गए 8, बात खत्म। ओके, यस। अब ऐसे ही आपको ये देखना है कि ये जो आपका इसका इसका आइसोलोबल है, इसका जो आइसोलोबल है वो मैं देख लेता हूँ। वो एक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फुलफिल हो रहा है। ऐसा एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो वो आपका हो गया क्रोमियम का CO6, ये लो। इसमें आप देख लो 18 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनिल के तो हो गए आपके 12 इलेक्ट्रॉन, और क्रोमियम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के हो गए आइसोलोबल। तो और आइसोलोबल को इस साइन से दिखाते हैं। इस साइन से जरा देखना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखना एक। थोड़ी-सी फाइल हैवी हो गई, बड़ा ये मतलब फाइल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ही कर रही है। अब मिटिए, हाल हो गए। ठीक है? तो चलो ये हो गया। देखो इधर, ये दोनों के बीच में जो आइसोलोबल हो ना, उनको इस तरह से दिखाते हैं, इस एरो से दिखाते हैं। और ऐसे, और ये लो, ये दोनों एक दूसरे के हो गए आइसोलोबल। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोलोबल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ही इधर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये स्टेबल है, और ये 18 रूल को फॉलो कर रहा है, ये स्टेबल है, और 18 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री का फ्रेगमेंट और आपका 8 इलेक्ट्रॉन वाला, इन दोनों के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि दोनों ने ही स्टेबिलिटी को अचीव कर रखा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोलोबल होंगे। आइसोलोबल होंगे, बात को समझो। ठीक है? ओके। अब एक चीज मुझे आप बताओ, जब आपको इतना समझ में आ गया कि जो यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे फुलफिल और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे फुलफिल, तो वो आइसोलोबल होंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि यदि 7 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन वाला भी आइसोलोबल होगा। इसका मतलब तो यही होगा। आपने कहा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन वाले की प्रॉपर्टी 18 इलेक्ट्रॉन वाले से सेम है, यही कहा ना आपने, ठीक है? इसका मतलब यदि इधर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो इधर हो जाएगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसोलोबल होंगे। इधर यदि 6 इलेक्ट्रॉन कर दें, इधर कर दें आपके 16, तो ये भी आइसोलोबल होंगे। इधर 5 इलेक्ट्रॉन कर दें और इधर आपके कर दें 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसोलोबल होगा। इधर 4 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज हो और इधर आपके हो 14 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज, तो ये भी आइसोलोबल। बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये भी बता देना। अभी भी जो है वो आप समझ गए ना, है ना? ठीक है? तो ये आइसोलोबल होंगे। ठीक है? अब आप कहोगे सर ऐसे क्या समझ में आएगा? एग्ज़ाम्पल बताओ। एग्ज़ाम्पल से आती है बात समझ में। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो आपने देख लिया। आपका पी ब्लॉक का फ्रेगमेंट कौन-सा है भाई? ज़रा बताना। CH4, ठीक है? और इधर आपका फ्रेगमेंट कौन-सा है? 18 इलेक्ट्रॉन वाला। अभी-अभी आपने लिया था Cr। आप कहोगे सर Cr एक ही एक एग्ज़ाम्पल क्या लेते हो? दूसरा ले लो बोल करके। हाँ, तो दूसरा ले लेते हैं भाई, उतनी क्या है, ठीक है? उतनी क्या है, दूसरा ले लेते हैं। ये लो FeCO, FeCO5, ये लो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, देख लो।
देख लो 18 इलेक्ट्रॉन है, Fe में 8 इलेक्ट्रॉन है और CO के आपके हो गए 10, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये लो, ये आइसोलोबल वाला तीर। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? अरे भाई होते हैं ना 7 इलेक्ट्रॉन, CH3 में 7 इलेक्ट्रॉन है, देख लो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के 3, बात खत्म। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के 3, तो आपके CH3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन वाला। अच्छा, इसके ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ठीक है, ओके, हो गया ना? तो ये किसका आइसोलोबल है? 17 इलेक्ट्रॉन वाले का आइसोलोबल है। और 17 इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल, अरे बहुत है भई, भरमार पड़ी है। कितने ही लिख दो आप, कितने ही लिख दो, MnCO5 देख लो। Mn में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में आपके CO के 10, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसका आइसोलोबल है। फिर आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन, अरे भई है ना 6 इलेक्ट्रॉन का, कौन सा रहा? CH2, कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 2, और ये आपका आइसोलोबल वाला तीर, ठीक है? ये 16 के साथ होगा, 16 का मतलब अब कौन बच गया भाई, बताना ज़रा? 16 इलेक्ट्रॉन वाला बना दो कोई भी स्पीशीज़, कोई भी बना दो भई, Fe का CO4 बना दो ये। कहाँ दिक्कत है इसमें? Fe का CO4 बना दो। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला 15 के साथ होगा, 15 के साथ होगा, 5 किसमें होते हैं? 5 होते हैं CH में। कार्बन का 4, एक हाइड्रोजन का, ये लो। 15 किसमें होता है? 15 कोई भी बना दो, आपकी जो मनमर्जी आए वो बना दो, ठीक है? आपकी जो मनमर्जी आए वो ही बना दो। जैसे आप क्या बनाओगे? आप बना दो Cp, आप बना दो Cr, और ये लो CO2। बात आपको समझ में आ गई ना? अब आप कहोगे सर ये आपने 15 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करे? अरे भाई क्रोमियम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 CO के हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन, और Cp यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जिसकी यदि हैप्टिसिटी मेंशन नहीं है तो उसकी हैप्टिसिटी 5 होती है, और जितनी हैप्टिसिटी होती है उतना ही इसका कंट्रीब्यूशन होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए ये आपका 15 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, और कार्बन किसके साथ आइसोलोबल है जरा देख लो, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तो बहुतों के होते हैं, किसी का ही आप कर दो, है ना? बहुत सारे हैं भाई, किसी का ही कर दो, Na का ले लो, अब Na का ये आपका CO2, ठीक है ना? 14 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि Na में आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर आपके हो गए CO2 आएगा क्या? Na में 8 नहीं है भाई, Na में 10 हो गए, D8S2, Na में 10 हो गए और उसके 4 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, एकदम सही जा रही है कैलकुलेशन, ठीक है? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है? ये थोड़ा-सा है ना, कोई बात होती है, ओके। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या मैं ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, इसके बेसिस पे क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ क्या? ज़रा देखना। कौन-सी लाइन? लाइन ये हो गई कि भई आपका जो मेन ग्रुप का जो फ्रैगमेंट है, मेन ग्रुप का जो फ्रैगमेंट है, वो आपका यदि उसमें 8 माइनस n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? वो आपका आइसोलोबल होगा किसके साथ? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रेगमेंट, जिसमें 18 माइनस n इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। बात को समझो, यानी कि आप इसमें से एक कम करोगे 8 में से, तो 18 में से भी एक कम करेंगे, तो इधर 7 हो जाएंगे, तो इधर 17 हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हैं, एकदम फिट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आपको समझ में आ गई? तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है? तो ऊपर वाला जो मैंने कहानी मैंने करी है पूरी, वो आपको समझ में आ गई, ठीक है? अब चलते हैं भाई आगे, अब चलते हैं आगे, ओके, इतनी बात हो गई। अब यदि किसी ने कहा कि सर हमें ये भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा और खोल के बताओ, ठीक है? तो मेरे पास क्या उदाहरण है, मतलब अब आप कह रहे हो ना सेम प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए? देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको ये कहा है कि जो मेन ग्रुप का एलिमेंट 8 माइनस n इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वाला, ये ओएमसी वाला जो फ्रेगमेंट होगा 17 इलेक्ट्रॉन वाला, इससे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी। प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, और उसके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, होमो-लूमो है, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बॉन्डिंग का पैटर्न भी एक जैसा होगा। ठीक है? यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिलती-जुलती होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वाले की 17 की, 6 वाले की 16 वाले की, 5 वाले की 15 वाले की, है ना? अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये थोड़ा-सा अच्छा एग्ज़ाम्पल है, 3 ले लो अब, 3 ले लो एक साथ ही, Mn का हमने लिया CO5, ठीक है? एक हमने लिया Cl, और एक हमने लिया CH3,
बात समझ में आ गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो MnCO5 में आपके आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस आपके 10, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। बात को समझो, बोर्ड भाई टेढ़ा ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब इज देयर थिंग इज रॉन्ग विद माय बोर्ड, ठीक है, ओके। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोलोबल है ना। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो पता चल ही रहा है, ओके। अब क्योंकि इनमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट कर दिया, तो मैं ये तीर बना सकता हूँ आइसोलोबल वाला, ये लो आइसोलोबल वाला, ये मैंने तीर बना दिया इनके बीच में, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तीर का कलर अलग कर देता ताकि आपको, ये लो, ठीक है, हो गई बात, ओके। अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे सेम हुई मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया से एकदम खोल के बताऊँ, ठीक है। आप जानते हो CH3 जो होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल है ये, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, Cl में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। जो दो CH3 आपस में कंबाइन होने की टेंडेंसी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो डाइमेराइज होना इन दोनों की एक एक प्रॉपर्टी, डाइमेराइज होकर के ये क्या बनाता है, CH3 डाइमेराइज होने, CH3 की टेंडेंसी हो गई डाइमेराइज होकर के एथेन बनाता है। ऐसे ही ये भी Cl भी डाइमेराइज होकर के, ये भी आपका डाइमेराइज होकर के Cl2 बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी कमी है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाइमेराइज हो जाएगा। यहां भी ये भी डाइमेराइज हो जाएगा, तो क्या ये भी होता है, यस, MnCO5 भी डाइमेराइज हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। और ये हम देख चुके हैं, आपका जो कार्बोनिल वाला लेक्चर है ना, उसमें देखना आप, ये डाइमेराइज हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में ही मिल जाएगा ये एग्जांपल MnO वाला। तो आपको पता चल गया कि ये सच में ही सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। देखो तीनों डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, आपस में भी कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, आपस में भी हो जाता है। जैसे ये है ना, इस Cl के साथ बना लेगा, Cl CH3 के साथ बना लेगा, ये सब आपस में भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। इन तीनों को स्टेबिलिटी के लिए एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो तीनों है, इनको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम है। सुन लो अच्छी तरह से, बाद में मत कहना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए चाहिए, वो देखो इन सब में सेम है। 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 वाले को 2 चाहिए, तो 16 वाले को भी 2 चाहिए, 5 वाले को 3 चाहिए, तो 15 वाले को भी 3 चाहिए। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए वो सेम है, इसलिए एक दूसरे का आइसोलोबल है। और आपको मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है? और मैं बताता हूँ, ये तीनों ही ईज़िली रिड्यूस भी हो जाते हैं। ईज़िली क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ईज़िली रिड्यूस होकर के ये CH3 माइनस बनाता है, ठीक है? ये आपका Cl माइनस, आप जानते ही हो, Cl माइनस क्लोराइड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और ये भी आपका ईज़िली रिड्यूस हो जाता है, आपका MnCO5, और ये लो, ये आपका माइनस, ये भी ईज़िली रिड्यूस हो। तो 2 प्रॉपर्टी इनकी सेम हो गई। एक तो हो गई इनकी डाइमेराइज होने की, एक प्रॉपर्टी हो गई इनकी ईज़िली, ये आपके रिड्यूस हो जाते हैं। सुन लो अच्छी तरह से, ईज़िली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपने देखा, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ईज़िली रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए मतलब इनकी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको 3 फ्रेगमेंट हैं जो आपस में आइसोलोबल हैं, 17 वाला और 2 7 वाले। इनकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ सच में बताने की कोशिश करी है कि ये देखो सच में इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। क्योंकि इन तीनों में एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, इनकी, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी और बॉन्डिंग का जो पैटर्न है वो सेम है। बात आपको समझ में, अब आपको यकीन हो गया आइसोलोबल क्या होते हैं? जिनमें स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी सेम एक जैसी होगी, इसलिए वो एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। बात आपको समझ में आ गई? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट। जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है आइसोलोबल की, वो क्या लिखी थी? इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए तीनों को ही एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक दूसरे के आइसोलोबल हो गए। और एक एग्जांपल और देता हूँ, फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम में कितने हैं भाई, बताना ज़रा? फास्फोरस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फास्फोरस में 5 हो गए ना, H2P3, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपका इरिडियम CO3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेना। इरिडियम आपका किसके नीचे होता है? कोबाल्ट के नीचे ही तो होता है भाई। बात करो, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। कोबाल्ट का क्या होता है? कोबाल्ट का होता है D7S2, 9, 9 और ये 6, 15। ओके, हो गया ना, बात खत्म। ओके, तो 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरी एक चीज समझो, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के आइसोलोबल हो गए।
अब इनकी प्रॉपर्टी कैसे सेम है मैं आपको बताऊँ? प्रॉपर्टी आप देख लो, P जो है वो P4 बनाता है कि नहीं बनाता? P4 बनाता है ना P, ठीक है? आप समझ में आई कि नहीं आई आपको बात? P जो है वो P4 के रूप में एग्ज़िस्ट करता है, आपको याद आई हो तो। आपको पी ब्लॉक थोड़ा-सा याद है। तो वैसे ही ये जो ICO3 है ना, ये भी अपना टेट्रामर बनाता है और ये इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया IR4 और CO12। ये आपको वो जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला या कार्बोनिल वाला या जो भी लेक्चर है उसमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि इसको आपने 4 से गुणा किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी वही बनाता है टेट्रामर। ठीक है ना? यानी कि ये भी दोनों टेट्रामर बनाते हैं और इसका भी आपको पता चल गया होगा कि ये टेट्रामर कैसे बनाता है। अब तो आप याद आपको आ गया होगा कि आपने इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करी है। आईआर, आईआर और आपका आईआर और आपका आईआर और यहाँ भी आपके 3 सीओ और यहाँ भी आपके 3 सीओ, यहाँ भी आपके 3 सीओ और यहाँ भी आपके 3 सीओ। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट है और इनका बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है और सेम तरह के कंपाउंड ये जनरेट कर रहे हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से अब तो आपने आइसोलोबल का पकड़ ही लिया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब मेरे ख्याल से आप ये सब सोल्व कर ये सब आप सोल्व कर दोगे। अब मतलब ही नहीं है चूकने का। चूकने का अब आपका मतलब ही नहीं है। ये कह रहा है यहाँ CH के साथ आइसोलोबल कौन है? तो भई CH में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 तो कार्बन के, 1 हाइड्रोजन का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाला मतलब आपको इनमें से 15 इलेक्ट्रॉन वाला देखना है। 15 इलेक्ट्रॉन वाला देखना है। तो कोबाल्ट देखो ये आयरन देख लो, आयरन में आपके P6S2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो वो 8 और 6 14 ये तो 14 इलेक्ट्रॉन का है 14 का। कोबाल्ट देख लो, कोबाल्ट में हो गया आपका D7 और S2 9 इलेक्ट्रॉन 9 और 6 15 ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। निकेल का देख लो आप निकेल में होता है D8 और आपका D8 और 4s2 ठीक है? तो 10 इलेक्ट्रॉन तो वो 10 और चाहिए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। CH3 में आपका 7 होता है, 7 में से 1 गया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब सुन लो अच्छी तरह से, मतलब सुन लो अच्छी तरह से। CH जो होता है उसका आइसोलोबल अब आप बता दो। ये नंबर 1 हो गया, बात खत्म। यही तो हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन वाले का 15 इलेक्ट्रॉन वाला, बात खत्म, ठीक है? ओके। अब इसका मुझे बताने की ज़रूरत है, आप ढूँढते रहना, ठीक है? ये क्या है कि उल्टे-सीधे कई सवाल कर लेते हैं। क्या मतलब है इसको? देखो एक ही पेपर में आइसोलोबल के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अरे भाई किसी और कॉन्सेप्ट का दे देते या फिर एक काम करते आइसोलोबल के 5 क्वेश्चन दे देते, कहानी खत्म करते। मतलब बुद्धि बुद्धि नहीं है इनकी। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या रिपीट करना, ठीक है? एग्ज़ाम ले रहे हो कोई मज़ाक थोड़ी है। आइसोलोबल की प्रैक्टिस थोड़ी करा रहे हो कोई। द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट आइसोलोबल। ये बोला आइसोलोबल कौन-सा नहीं है बोल करके, नहीं है बोल करके। तो देख लेते हैं। FeCO4 Fe में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 8 और ये 8 और 8 16 यस 16 तो इसमें ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ, ऑक्सीजन में 6 ही होंगे भई। उधर कार्बन में 4, नाइट्रोजन 5 इसमें 6 तो ये तो आइसोलोबल है। ये तो आइसोलोबल है। आपका MnCO5 17 इलेक्ट्रॉन और ये साथ ये भी है। MnCO5 ये 17 इलेक्ट्रॉन और ये Cl ये भी है। MnCO5 में आपका 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और CO में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ज़रा बताना? सॉरी CO में नहीं ऑक्सीजन में तो आपका H2P4 यही तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है? है ना? तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नहीं है आइसोलोबल का पेयर, बात खत्म। ये नहीं है आइसोलोबल का पेयर तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब अब आप ये देखो ये आप करते रहना भई गेट वाले, है ना? ठीक है? ये कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं थे। ओके, अब मैं आपको कुछ टेबल बता करके ये कहानी मैं खत्म करने वाला हूँ बेसिकली। अब जितने भी आइसोलोबल के जो केसेज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ रख दिए इस टेबल में। इस टेबल में मैंने रखे हैं देखो, ठीक है? आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और मैं प्रिंटेबल में भी ये टेबल डाल दूँगा, ठीक है ना? ये आपके CH4 वाला है तो ये आपके मतलब आप इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग तो आप देख ही लेना, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मुझे क्या बतानी है? CH4 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ हो गई, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन वाली हो गई, ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन वाली हो गई, ठीक है? ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन और मुझे क्या बताना है? ये सब आप जानते हो, ठीक? ये आइसोलोबल के फ्रेगमेंट मैंने बता दिए। एक मैं आपको आइसोलोबल के फ्रेगमेंट ये भी बताना चाहता हूँ, ये टेबल भी मैं दे दूँगा डोंट ठीक है ना? टेबल जो भी है वो मैं प्रिंटेबल में दे दूँगा, डोंट वरी, ठीक है? अब आप ये और देखें, इसमें इसमें भी देख लो ज़रा। आपको जैसे गेट वाला एक क्वेश्चन था ना, उसमें कंपाउंड नहीं देकर के इस तरह का फ़ॉर्मूला दिया हुआ था, आपने देखा हो तो, जो मैंने शुरू-शुरू में दिखाया उसमें इस तरह का फ़ॉर्मूला दिया हुआ था। अब इसमें भी कोई ज़्यादा मगज़मारी नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ।
CH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप इधर देखो भई, ये एक फ़ॉर्मूला है Ml4D9 का। अब इसमें देखो 17 इलेक्ट्रॉन है क्या? बिल्कुल है, एक 4 लिगैंड के 8 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, 9 ये हो गया, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी देखो आप 17 है क्या? यस, लिगैंड 5 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, D7 ये रहा तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखोगे तो इन सब में 17 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आप जैसे CH है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब में 15 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप इसमें देखो Ml3, L3 का कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और आपका D9 तो ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखोगे तो ये टेबल भी एकदम क्लियर है, बहुत आसान है यदि इस तरह के फ्रेगमेंट आपको बता दें। तो अब आप ऊपर वाला जो है ना, वो क्वेश्चन गेट वाला वो कर लेना, जो 2001 में पूछा, ठीक है? अब मैं एक्चुअल में ये नेट वाले क्वेश्चन भी है, ये भी आप कर लेना, आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगा, ठीक है? जैसे आपके क्या बोलते हैं, कोई भी ले लो भई उठा, क्या करना है? बहुत सारे सवाल हैं, कोई भी आप सवाल का आइसोलेबल ढूँढ सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। जैसे अब आप ये Fe वाला है, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये नेट 2019 का सवाल है। Fe में कितने होते हैं भई इलेक्ट्रॉन? D6 4s2 तो ये हो गया Fe में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आपका 2 CO हैं, है ना? कार्बोनिल तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब PPH3 और CO तो एक ही जैसे लिगैंड हैं, ठीक है? दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला देख लेना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो, ठीक है? माइनस का चार्ज हो गया तो 1 माइनस के चार्ज का हो, तो टोटल कितने हो गए भई? 8 और 4 12 और 3 15, 15 हो गए। अब 15 वाला कौन-सा है? 15 वाला कौन-सा है बताओ? नहीं, ये 15 हो गए ना, तो 5 वाला कौन-सा है? ये बताना है, 5 वाला बताओ, 5 वाला बताओ भई। हुँ? 5 वाला बताओ, यहाँ पे आपको जो प्रिकॉशन रखनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आप 5 वाला बताओ मुझे, ठीक है? तो ये आ गया आपका CH, CH आपका आ गया। एक तरह से ये आपका जो है वो CH2 भी आ गया, CH3 में कितना होता है? 7, इसमें 4 और 2 6 और CH2 में 4 प्लस आपका 2 में से ये भी 5 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 5 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम आ गई ना आपके, दोनों 5 इलेक्ट्रॉन के आपके। अब लेकिन ये CH3 प्लस है कि CH2 प्लस है? इसका क्या करें बताओ? ये CH3 प्लस है कि ये CH2 प्लस है? ठीक है? हाँ, अब मैं एक बार ही आपको इसको ये 2 प्लस ही लग रहा है देखो, 3 प्लस तो नहीं लग रहा, ठीक है? 3 प्लस तो नहीं लग रहा है, ये 2 प्लस लग रहा है, ये लो। तो 5 इलेक्ट्रॉन उसमें भी हुए और 5 इलेक्ट्रॉन इस, इतनी बात क्लियर? ओके। अब आपको ये देखना है जब ऐसा आ जाए ना, तो आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो लोचा है वो कहाँ है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें सेम है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें सेम है, आपको ये देखना है, ठीक है ना? और वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि भई ये जो है वो किसका आइसोलोकल होगा, ना? दोनों दोनों 5-5 आ गए, तो दोनों 5-5 आ गए तो आप किसके साथ इसको करोगे, ठीक है ना? ये ऐसा हो सकता है आपके साथ, आप कहीं सीधा मत चले जाना, ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। और इसकी जो एक टेबल है वो मैं आपको अलग से भेज दूँगा क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझो, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो अब, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से होगा अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हो गया कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। मतलब जो आपका एक ऑक्टेट का कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टेट नहीं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें देखो सब में आइडियल आपको ऑक्टाहेड्रल लेके चलना है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक फ्रेगमेंट है जो आपको दिया गया है ना, ये बेसिकली 15 इलेक्ट्रॉन का एक फ्रेगमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 इलेक्ट्रॉन का एक फ्रेगमेंट है, 5-5 इलेक्ट्रॉन दोनों में आ गया, हमें फैसला करना है डी होगा या ए होगा। अब बात आगे सुनो, ठीक है? ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसीजन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ना? और यदि इसमें सीपी लिगैंड होता, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, सीपी लिगैंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 3 लेना होता है और इलेक्ट्रॉन यदि हैप्टिसिटी दी हुई नहीं है तो पेंटाहेप्टो मान करके 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं सीपी के। सीपी आपको खूब मिलेगा इसमें, ठीक है? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके। अब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाओगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 3, मतलब ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कितने वर्टिसेस खाली हैं? एक ऑक्टाहेड्रल होता है ना, 6 होता है, 6 में कितने खाली हैं? 6 में कितने खाली हैं? 3 ही हैं, मतलब 3 खाली है, ओके। यानी कि 3 वर्टिसेस खाली होने चाहिए, 3 वैकेंसी होनी चाहिए वहाँ पर। वहाँ पर 3 वैकेंसी होनी चाहिए, वो आइसोलोबल होगा।
अब आप देखो 3 वैकेंसी कहाँ है? CH4 से ये फ्रेगमेंट बना है, CH4 से ही ये फ्रेगमेंट बना है। CH4 से ये फ्रेगमेंट बना है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हैं, लेकिन अब आप देखो इसमें वैकेंसी 2 ही है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इसमें वैकेंसी 3 है, क्योंकि 1 ही हाइड्रोजन है। तो यदि ऐसा केस हो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो आप डिसीजन लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर से, यानी कि कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से। और ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो फ्रेगमेंट है, उसमें आप उसको आप 6 कोऑर्डिनेटेड ही मानोगे हमेशा। 6 कोऑर्डिनेटेड मानोगे, ठीक है? और यदि इसमें सीपी आ रहा है तो सीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर आप 3 मानोगे और इलेक्ट्रॉन सीपी का 5 मानोगे, यदि उसका वो नहीं बताया हुआ। ये बात मैंने रिपीट कर दी क्या? ओके। तो ये बात हो गई। तो आप यहाँ देखोगे वैकेंसी यहाँ पर कितनी है? 3। तो 3 वैकेंसी कहाँ पर है? 3 वैकेंसी सीएच में है, तो सीएच इसका सही आंसर होगा। सुन लो अच्छी तरह से राम कहानी को, सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है? मैं 1 मिनट बता देता हूँ, ये लो और ये लो। तो अब ये वाली जो टेबल है, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर, ठीक है? आपका काम 99% इस टेबल से चल जाएगा। वो तो नेट का क्वेश्चन है ना, बात को समझो आप, इसलिए वो सेकेंडरी लेवल पे ले गया उसको, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैंने आपको उसका ट्रिक बता दिया, उसको उसका ट्रिक क्या होगा, ठीक है? इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, मैं आपको बता दूँ, इस टेबल के ही आप 2 टुकड़े कर दो। इस टेबल के ही आप 2 टुकड़े कर दो, ये लो। यदि ये देखो ये कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है? मैं चलो मैं अलग से एक टेबल डाल दूँगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है? ये कॉन्सेप्ट आपको तब लगाना है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो, बात को सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, तब आपको लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना। बात समझ में आ गई? ओके। अब जैसे ये करते हैं, CH3 वाला करते हैं देखो। देखो ये CH3 नेट जून 2017 का है, CH3 प्लस वाला करते हैं। अब CH3 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप मेरे को ये बताओ। कार्बन में 4 और 3 हाइड्रोजन के तो हो गए 7, 7 में से 1 गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए? इस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 16 वाला देखना है आपको। तो इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस में ये 10 18 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ है ये तो, है ना? ये आपके 17 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ है। ये Cr में ये आपके 16 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ है और निकेल में इसके होते हैं देखो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 6 आपके कितने 16 और 16 में से 1 गया तो 15। तो मतलब यहाँ आपका कोई चक्कर पड़ा नहीं, यहाँ एकदम सीधा-सीधा हो जाएगा। आपका ये वाला आंसर है, कौन-सा? CrCO5, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु, ये आपका यहाँ आपका कोई लोचा नहीं पड़ा, ठीक है? वो उसमें था। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो इसमें था आपका CH2 प्लस जो वाला है ना, वो उसमें था। ठीक है? बाकी आप आराम से देख सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो आप मेरे वाले जो ट्रिक है ना, जो मैंने आपको बताई है कि आप जाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, तब आपका फैसला, ठीक है? आप देखोगे कितनी वैकेंसी वैकेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाई हो रहा है तो आप जाओगे वैकेंसी सेम होने पर। वैकेंसी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कैसे सेम करोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक वाले में आप नंबर ले लोगे 6, 6 में से माइनस कर दोगे जितनी है, ठीक है? और इधर ये आप वैलेंसी ले लोगे 4, 4 में से माइनस कर दोगे आप कितनी है, ठीक है? उसके हिसाब से होगा। बाकी ये सारा आप निकाल, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं, इसको मैंने यूज़ लिया। अच्छा, इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको और भेजूँगा। ये देखो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, ये भी आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ठीक है? ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है? ये इसका आंसर है, ये सब आप चेक करना, ये सब आप चेक करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रिंटेबल में डाल दूँगा, इनको आप चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेट वाले क्वेश्चन है, ये भी प्रिंटेबल में डाल दूँगा, ठीक है ना? अब मैं एक्चुअल में आपको दूसरी चीज़ सिखाना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब तो हो गया, आइसोलेबल भी हो गया, मैं आपको यहाँ लाना, ठीक है? मैं आपको यहाँ लाना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम ये है। यस। अब आप देखो कि ये टेबल को आप ध्यान से देखो। ये जो आइसोलेबल वाली एनालॉजी यूज़ लेकर के हमने दूसरे आइसोलेबल फ्रेगमेंट पहचान लिए, जैसे MnCO3 है। Mn आपका CO3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें। Mn के आपके हो गए 7 इलेक्ट्रॉन और 6 इनके तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? तो ये 13 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वाली के साथ आइसोलेबल होगी। ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस तरह से इसमें देखो मैंने कोऑर्डिनेशन में मैंने कोऑर्डिनेट करना बताया था ना कि इसमें आप 5 इलेक्ट्रॉन तो Cp के मान लो और इसके आप मानोगे 9 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके आपके 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों? बोरोन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं, 1 हाइड्रोजन का तो आपके सॉरी बोरोन में तो 3 ही होते हैं, 1 हाइड्रोजन का तो ये आपके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसी तरह से ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन,
1 मिनट में। हाँ, आनंद जी, मैं आपको आप रवाना हो रहे हैं क्या वहाँ से? कितनी देर में पहुँचेंगे? ठीक है, फिर आप वहाँ पहुँचो, है ना? मैं भी वहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 कर दिए क्या कमल? चलो मैं आता हूँ फिर 15-20 मिनट। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है ये आइसोलोबल है। अब इसको मैंने कैसे यूज़ लिया, आपके जो मेटलोबोरेन्स हैं, उनको कैटेगराइज़ करने में मैंने यूज़ लिया। मेटलोबोरेन्स, ये देखो, मेटलोबोरेन्स को मैंने कैटेगराइज़ करने में यूज़ ले लिया। मेटलोबोरेन्स को मैंने कैसे कैटेगराइज़ किया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। जैसे मैं हमारे पास एक मेटलोबोरेन, वो है आपका B4H6 और ये आपका CO और ये आपका CP का 2, मतलब ये पूरा 2, COCP2, CP का मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है? ये 2। अब इसको आपको क्लासिफ़ाई करना है कि ये निडो है कि क्लोज़ो है कि आर्केनो है कि एरेक्नो है कि आपका हाइफ़ो है कि क्लेडो है, कौन से टाइप का है ना? तो इसका मेटलोबोरेन्स का क्लासिफ़िकेशन बेसिकली हमने इसको यूज़ लिया है किसमें? क्लासिफ़िकेशन, ओके? तो इसका क्लासिफ़िकेशन करेंगे निडो, क्लोज़ो एरेक्नो कौन से टाइप का है वो, तो कैसे करोगे? अब आप इसमें देखो सीओ-सीपी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन की है मेरे को आप ये बता दो? सीओ-सीपी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन की है? तो सीओ में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए देखो डी7 और आपका एस2 तो 9 इलेक्ट्रॉन तो सीओ में हो गए, सीपी के हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी 14 इलेक्ट्रॉन की हो गई, ठीक है? 14 इलेक्ट्रॉन का हो गया, एक आपका सीओ, सीपी आपका 14 इलेक्ट्रॉन का हो गया। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ आइसोलोबल है। अब आप 4 इलेक्ट्रॉन देखो किसका है? बीएच का है भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बीएच का है, ठीक है? अब 4 इलेक्ट्रॉन बीएच का है, इसका मतलब एक सीओ-सीपी को एक बीएच से रिप्लेस कर सकते हैं। बात को सुनो, क्योंकि ये दोनों आइसोलेबल हैं सीओ-सीपी और बीएच। बीएच में 4 इलेक्ट्रॉन और सीओ-सीपी में वापस एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। इसमें क्योंकि गलत चले आगे आगे च गलत चले गए तो फिर आगे नहीं होगा ना। तो इसका हो गया 9 इलेक्ट्रॉन प्लस में इसका तो ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन 14 इसमें आ गया। 4 हाँ, ठीक है, तो मतलब आपका सीओ-सीपी और बीएच क्या है, एक-दूसरे के आइसोलोबल हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया आपका जो सीओ-सीपी है, उसको मैंने बीएच से क्या किया मैंने, रिप्लेस कर दिया। तो ये फ़ॉर्मूला क्या बन गया, अब बीएच से रिप्लेस कर दिया तो ये देखो फ़ॉर्मूला 2 अब मतलब 2 सीओ अच्छा 2 सीओ-सीपी है तो 2 बीएच लगेंगे भैया जी। तो 2 बोरॉन जोड़ो, तो बोरॉन तो हो गया 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 2 जुड़ेंगे तो ये हो गया 8 बात आपको समझ में आ गई? अब ये हमें मिल गया ना फ़ॉर्मूला, इससे तो आगे हम कर ही सकते हैं। अब माइनस में 2H प्लस कर दो, माइनस में क्योंकि 2 का अंतर है ना, वही पुरानी ट्रिक हमारी एस के वर्मा की ट्रिक, ठीक है? तो माइनस में 2 का अंतर है, 2H प्लस कर दो, तो ये हो गया B6H6 और ये आपका आ गया 2 माइनस, तो ये आपका BnHn 2 माइनस मतलब ये तो क्लोज़ो टाइप का हो गया, बात खत्म। क्लोज़ो टाइप का हो गया। ऐसे ही हम आपको करना है और आप जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है उसको आप बहुत आराम से कर सकते हो B3H7 और ये आ गया आपका FeCO3 का 2 FeCO3 का 2 ठीक है? अब इसमें भी आप देखोगे तो Fe है ना, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन है और CO में 3 CO है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी BH के साथ आइसोलोबल है। इसका मतलब आप इसमें भी BH के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हो, 2 BH के साथ आपको रिप्लेस करना है। 2 BH लगा दो भई आप, 2 BH लगाओगे तो ये आपका हो गया B5 और H आपका 9 आ गया। ठीक है? तो कितने का अंतर है भाई बोरोन और इसमें 4 का अंतर है, तो आप -4H प्लस कर दो। तो कितना बचा? आपका बचा B5 और H5 और 4 माइनस तो ये किसका फ़ॉर्मूला है? आपका BnHn 4 माइनस ये तो आपका निडो का फ़ॉर्मूला है, तो ये निडो टाइप का हो। तो इस तरह से ये आपका आ गया क्लोज़ो टाइप का और ये आपका आ गया निडो टाइप का। तो आप आइसोलोबल एनालॉजी को यूज़ लेते हुए सिंपल जो आपके मेटलोबोरेन्स हैं, उनको आप क्लासिफ़ाई कर सकते हो। सुन लो अच्छी तरह से। तो इसी के साथ ये जो आइसोलोबल वाला जो लेक्चर है, वो हमारा हो गया देखो, वो हमारा खत्म हो गया। अब ये जो 2 मेटलोबोरेन्स के जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो ये क्वेश्चन है एक ये।
ये एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, आप इसको सोल्व कर देना और ये इसका आंसर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बात आपको समझ में आ गई? या मतलब मैं ये करके दे रहा हूँ। 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको करा दिए, 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो हमने आइसोलेबल एनालॉजी के साथ में जो मेटलोबोरेन्स है, उनको कैसे क्लासिफ़ाई करते हैं वो भी सीख लिया। ठीक है? आइसोलेबल एनालॉजी के ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे नेट हो, गेट हो, फलाना हो, ढिकना हो, ढेर सारी एग्ज़ाम है, ठीक है? ये मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो जो एक्सेप्शन वाला केस है ना, वेल वो भी मैंने आपको समझा दिया कि वो करना क्या है। ये मैंने आपको समझा दिया करना क्या है आपको, क्या देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? जून दो नेट वाले क्वेश्चन में, ठीक है? वो थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल का था एक्चुअल में, है ना? एक आइसोलेबल एनालॉजी का एक्सटेंशन आता है, वहाँ से था वो। अब ये 4 नंबर का था या 2 नंबर का था नेट में। तो ये हो गई बात, है ना? अब आप इसमें आप देख अब मतलब मेरे कहने का मतलब आप सारे ही कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे लेक्चर को, ओके? मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी है, तो अब आप बाकी सारे खुद सोल्व करना। थैंक